हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं कि मौर्य डायनेस्टी का, जैसे कि हम लोग लास्ट में हम लोगों ने मगध डायनेस्टी का महाजनपद का ओरिजिन था उसको हम डिस्कस किए थे। और हमने नन डायनेस्टी का डिस्कशन किया था, ठीक है। तो ऐसे हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया था। सिंह डायनेस्टी का भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग मौर्य डायनेस्टी का डिस्कशन करने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कि व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ मगध सक्सेस, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बेसिकली क्या है, आपको नोट डाउन करने का ज़रूरत है। इसमें बेसिकली मैं देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपसे पूछे गए हैं कि जो मगध का राइज करने का क्या कारण था। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो कि आपको नोट डाउन करें, 4-5 पॉइंट है। सबसे पहला कि जिसका स्ट्रेटजिक लोकेशन था, स्ट्रेटजिक इसका लोकेशन जो था डेट वाज अराउंड द गंगा रिवर, गंगा एंड सोन रिवर के। गंगा रिवर जो है बेसिकली इट सेपरेट्स फ्रॉम द बजी, राइट। तो एक गंगा रिवर है, यहाँ वैशाली है, बैजी बज्जी है। और इसके बाद एक गंगा रिवर के बाद बीच में आता है, उसके बाद यहाँ पर मगध आता है, ठीक है। पाटलिपुत्र आता है। तो बेसिकली स्ट्रेटजिकली इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर रीजन्स थ्रू द रिवर। तो इससे क्या उसको बेनिफिट होता था कि वहाँ पर डायरेक्टली आप अटैक नहीं कर सकते थे, ठीक है। दूसरा चीज़ था कि एक उससे जो है एक चीपर सोर्स ऑफ ट्रेड हो सकता था, है ना। उसका थर्ड थिंग आप देखेंगे कि जो मगध था, मगध वाज बेसिकली मगध जो था बेसिकली, चूँकि आप ये गंगा रिवर के किनारे है, तो बेसिकली वहाँ से जब रिवर में जब फ्लड आएगा तो डैट विल कॉज काइंड ऑफ सेडिमेंटेशन, है ना। तो सेडिमेंट्स वगैरह जो नियर बाई में फ्लड प्लेन्स क्रिएट होगा, और फ्लड प्लेन्स होगा तो काफ़ी फर्टाइल जो है न्यू अलुवियल सॉइल आएंगे, वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं। तो एक फर्टिलिटी भी होगा, तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो रेवेन्यू है टू द स्टेट्स वो भी इंक्रीज करेगा, है ना। इंक्रीज में मतलब कि कॉन्स्टेंटली उसको आ सकता है ना। अच्छा, तीसरा चीज़ है कि जैसे कि एक डिफ़िकल्ट टेरेन की बात करते हैं, तो बेसिकली जो पाटलिपुत्र है ना, तो स्ट्रेटजिकली देखा जाए तो इट वाज बेसिकली सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट जैसे मान लें कि साउदर्न साइड है बेसिकली, दैट गया वगैरह रीजन जो भी था, है ना। वहाँ पे काफ़ी फॉरेस्ट रीजन थे, बेसिकली पहाड़ वगैरह थे। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजिक मतलब उसको मिलिटरली, है ना। जैसे मान लें कि हम लोग देखते हैं दैट दिज जैसे मान लो कि अभी हम लोग इंडिया है ना, तो इंडिया इज सेल्टेड बाय द हिमालय, है ना। तो फिर हिमालय है तो एक स्ट्रेटजिक हमें बेनिफिट्स मिलता है कि हम लोग डायरेक्ट कोई जो दूसरे साइड के जो नेशंस हैं, चाइना है चाहे दूसरा कंट्री, वहाँ पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, है ना। तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ देयर, राइट। अनदर थिंग कि हमारे पास जो है एक ये लोग के पास एलिफेंट था ना। तो बेसिकली इट इज सेड दैट द मगध वाज द फर्स्ट स्टेट टू यूज द एलिफेंट ऑन द लार्ज स्केल अगेंस्ट द नेबर्स। तो बेसिकली मगध एक ऐसा स्टेट था जिसमें कि एलिफेंट्स को फर्स्ट स्टेट था जो कि एलिफेंट्स को यूज़ किया था लार्ज स्केल पर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग देखिए अभी हम लोग वी आर यूजिंग द टैंक्स, है ना। टैंक्स तो उस समय का आप टैंक्स को रूप में आप देख सकते हैं एलिफेंट को। एलिफेंट वाज आल्सो वेरी बिग, है ना, यूज्ड टू रन ओवर द पीपल एंड किल सो मेनी सोल्जर्स, राइट। राइट, तो इससे जो एक तरह का ये भी एक बेनिफिट था कि उसके पास काफ़ी एलिफेंट्स वगैरह मिल जाते थे जंगल से, है ना, फॉरेस्ट से। और नेक्स्ट जो था फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे तो बेसिकली वहाँ पे जो रूलर्स थे, अजातशत्रु हुए या फिर आप बिम्बिसार हुए या फिर या फिर महापद्मनंदा, दिस रूलर्स बेसिकली वेर वेरी एम्बिशियस थे। तो एम्बिशियस होंगे तो मतलब दे यूज टू कॉन्क्वेस्ट द टेरिटरी एंड एक्सटेंड देयर एम्पायर। तो डैट वाज ऑल्सो ए रीज़न। तो एम्बिशन भी एक होना चाहिए, एक कुछ चीज़ अचीव करने का, अपने टेरिटरी को एक सिक्योर करने का, उसको एक्सपेंड करने का। तो डैट वाज देयर विद द बिम्बिसार एंड अजातशत्रु, राइट। अनदर थिंग यू कैन सी that basically since they also introduce the metal money, right. So since they have the metal money, so by that they can do basically trade with other towns, and that will basically ensure that they can also hire a number of soldiers, right. Because soldiers can be paid in the currency, right. So that is also a kind of advantage for them. And finally you can see that it was an orthodox character of the Magadhan society which infused it in the, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, बस जितना मैंने बताया कि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो हमने 4-5 कोड देखे। सबसे पहला हमने क्या देखा, एक उसमें एक रिवर, गंगा रिवर है, सोन रिवर के किनारे है, ठीक है। इसका एक बेनिफिट उसको मिलता था। दूसरा उनको क्या बेनिफिट मिलता था, दूसरा उनके पास जो है फर्टाइल फ्लड प्लेन था, तो फर्टाइल था। फर्टाइल होने से, फर्टाइल से क्या होगा, आपको जो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उससे क्या होगा कि आपको रेवेन्यू जो है रेगुलर मिलेगा स्टेट को, ठीक है। सरप्लस फूड होगा, सरप्लस फूड होगा तो फिर आप जो स्टेट जो है प्रॉस्पर करेगा, है ना। तो ये सब जो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। टाउन्स वगैरह डेवलप होंगे, ठीक है। ओके, थर्ड थिंग है जो आपके पास जो यहाँ पर एलिफेंट वगैरह है, एलिफेंट्स उनको जो है फॉरेस्ट से मिल जाता था। इससे क्या है, दे यूज्ड टू फाइट, है ना, वेरी इफेक्टिवली इन द वेरी इफेक्टिव फाइट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास जो एम्बिशियस लीडर थे, एम्बिशियस रूलर थे, तो दे ऑल्सो हैव द बेनिफिट्स, राइट, बिकॉज लाइक जैसे कि काफ़ी एम्बिशियस लीडर, तो उनके पास जो है टेरिटरी को एक्सपेंड करने का जो है काफ़ी डिजायर होगा, टेरिटोरियल एक्सपेंशन का, ठीक है। तो डिज़ायर उनके काफ़ी होगा, तो बर्निंग डिज़ायर होगा, तो फिर वो लोग एक्सटेंड करेंगे उसको, है ना, उस पर ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग ने देखा। ओके, नाउ अब लोग देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर्सन्स एंड मैसेडोनियन इन्वेजन, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो बेसिकली आपसे पूछा था कि जो आर्केमाइड किंग था साइरस, तो बेसिकली वह द फर्स्ट लुटेरेंट टुवर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि दैट बेसिकली जो भी आपको याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है कि हम लोग जब अलेक्जेंडर की जो अटैक का बात करते हैं ना, तो बेसिकली वाई ही अटैक्ड इंडिया, राइट। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि दैट ऑलरेडी वी नो दैट इंडिया वाज कॉल्ड एज द सोने की चिड़िया, है ना, सोने की चिड़िया, दैट इज गोल्डन बर्ड, राइट, गोल्डन बर्ड इन द एंशिएंट टाइम। So that golden bird, why it was called golden bird, because of its enormous wealth and prosperity, right। तो उस समय काफ़ी हम लोग प्रॉस्परस थे, हमारे पास इतना काफ़ी वेल्थ था, है ना, वेल्थ वगैरह काफ़ी हमारे पास थे। तो बेसिकली दैट अट्रैक्टेड द वेस्टर्न फोर्सेस, राइट। तो बेसिकली यू कैन सी दैट इफ दिस इज इंडिया, so this is India was very prosperous, having rivers and fertile plains and agricultural productivity was high, and empires were very prosperous, all this basically leads to the attracting the invaders from the outside, right। तो लुटेरे आएंगे, अगर आप ज़्यादा रिच होंगे तो आपके पास लुटेरे आएंगे, तो लुटेरे किधर से आएंगे, इधर से आएंगे, है ना। तो बेसिकली अलेक्जेंडर वाज ऑल्सो काइंड, है ना, ही वाज ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय द वेल्थ विच द इंडियन kings were possessing, right। So that basically led to him attracted to the India, right। So now coming to the that, okay, here India, okay, ठीक है, लेकिन फेबुलस बेल से अटैक्ट हो गया, तो उसने बेसिकली, एंड वन थिंग इज दैट सेकेंड थिंग जो रीज़न था, एक तो अट्रैक्ट हुआ बेल से, सेकेंड जो थी था कि यहाँ पर जो हमारे पास देखा था हमने, या कम्बोजा, गंधारा, है ना, ये जो टेरिटरी थे, जो यहाँ महाजनपद था, दे यूज्ड टू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। जब कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप जो है एक दूसरे का हार्म करेंगे, और आपका जो है एम्पायर वीक होगा। जब आपका एम्पायर यहाँ पर वीक होगा, यहाँ पर डिसयूनिटी होगी, ठीक है, यहाँ पर डिसयूनिटी होगा, यहाँ पर जो टेरिटोरियल इनसिक्योरिटी होगा, तो ऑब्वियसली डीस्टेबलाइज होगा, टेरिटोरियल डीस्टेबलाइजेशन, तो यहाँ ऑब्वियसली जो है एनिमी जो है ज़्यादा आप पर हावी सकते हैं, एंड बेसिकली इट कैन डेफिनेटली डिफीट द बॉर्डर वोटिंग कंट्रीज, जो किंग्स है उनको हरा सकता है। तो सिमिलरली हैपन विद द अलेक्जेंडर, ठीक है। सिंस दिस गंधारा एंड द Cambodia and other territories, they are fighting to each other, and they simultaneously weakening each other. So obviously that it also provided an opportunity to the Alexander to enter the India, right? So that's why that all these things basically led to the attack feasible for the Alexander, and Alexander basically entered the India through the Khyber Pass। ये भी important है, इंडिया जो है खैबर पास से अटैक करता है, ठीक है।
लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि दैट ही ही हैज़ टू फाइट विद द पोरस, वन ऑफ द रूलर, है ना, एंड एट द इन द फेमस बैटल ऑफ हिदप्सस, राइट, हिदप्सस। एंड हिदप्सस जो बोलते हैं हम लोग, वी कॉल इट द जेहलम, राइट। So basically this is very important. It has been asked many times in many examinations. So you have to remember that the Alexander has to fight with the Porus at the in the battle of the Hydapsus. Hydapsus is the Jhelum, right? So sometimes it has been asked this like if you write some state pieces examination, so you can they are giving right now Hydapsus refers to the which river? तो Jhelum, right? याद रखना है, ठीक है। और किससे लड़ा था? पोरस से लड़ा था। ओके, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पूरा सा बॉर्डर हो गया था, तो यहाँ से अलेक्जेंडर एंटर कर रहा था, और यहाँ पर जब ये हद पार कर गया, हद पार मतलब बॉर्डर, है ना, बॉर्डर पार कर रहा था, तभी इसने जो पोरस से लड़ाई हो गई, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन जो हुआ, इतना ये ब्रेव था कि इसको पोरस ने अलेक्जेंडर को काफ़ी टफ कंपटीशन दिया, तो ये जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गया, एंड ही बेसिकली रिस्टोर्ड हिज एम्पायर। बट अनदर किंग, दैट किंग जो था तक्षशिला का, तो वो अभी था, ठीक है। ही बेसिकली सरेंडर टू द अलेक्जेंडर, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि बेसिकली किंग ऑफ तक्षशिला बेसिकली सरेंडर टू द अलेक्जेंडर, ओके। तो बेसिकली व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड, है ना, so he won so many territories, basically this territory, but he restored those territory, है ना, he did not try to uh, uh, get over, है ना, get over that territory and rule it, right. So basically it basically returned those territory to those kings and ensured that they accepted his sovereignty, okay. So that was there. Okay, next coming to the next important thing is this one, right. Basically uh, while returning from the India, so one thing is also there that he had fought, and he returned also, he returned all those territory, one territory to the respective kings. But while returning, he got injured in the. But one thing is also there that as I already mentioned, that during his rule, basically one ruler from the Nand dynasty, that is Dhananand, was ruling, and you know that his name and famous. He basically Indian kings were so prosperous, you know, with the military, all militarily, as well as through the cavalry and all, that they used to be very used to be depicted as powerful, right. So basically when Alexander was fighting at the border, so he basically got convinced that in the vicinity, you know, the people who are fighting at the border are so powerful, so what will be the situation in the internally, right. So that basically he got frightened, you know. So in that way also you can see that basically he got frightened from that fear, and he uh, basically postponed his attack on the India. So internally he did not attack, right, and his soldiers also denied, you know, to fight, and they were already exhausted because they had to attack from the, and they basically did a lot, you know, for 1 year and 2 years, you know, they were constantly fighting. So they were also a kind of, you know, they already got exhausted, and so they plan to return. So while returning, basically they had to fight with the numerous tribes, you know, local tribes, and in that situation he got basically he got basically injured, and when he returned to the Babylon, he got severely ill, you know, he got fever, and by the fever he basically died. So that is there, and he died basically in 323 BC, okay. So this period is basically important, and place is also important, but in the smaller exams basically it is asked. Now next coming to the effect of Alexander invasion. So basically when Alexander was invading, so basically he also carried with him some historians with him, and so these historians basically recorded the period when the Alexander invasion has happened on the India. So from that period, that chronological presence basically helps historians to demarcate the uh, history, right. So trace the history, and that basically kind of helpful for Indians, right. Another thing we can see that that we also come across, that
they also historians also provide the socioeconomic conditions of India. So we also come across then that we get the information about the uh, that the historical situations, socioeconomic conditions of Indians at that time, right? Another thing that we can see that basically through this only, that Alexander invasion only, that Indians came across that European and the Indians, they got uh, to know to each other, right? So this is also that basically they got to know each other and they also started trading, right? Another thing we can see that we also have the influence on the our art and architecture, that is we can see the Gandhara art, right? So that is basically a mix of the uh, Greek people, Greek canon, Greek and the local influence, right? So that is also there. And last one thing also, that most important thing is that Chandragupta, that unification, like Alexander invasion basically led to the unification of the smaller states and principalities under the Chandragupta Maurya, right? Chandragupta Maurya. Why? Because the people, because the ruling class basically got frightened, and also they basically the fought, they fought with each other as well as against the Alexander. So they already got weakened, so that provided a kind of opportunity for Chandragupta Maurya to win over them and basically create a principality, create a informed principalities, right? So that is there. Okay. Now coming to the social and material life in the age of Mahajan Pradas. So basically, if we talk about the archaeologically, that 6th century BC is marked by the north black, sorry, क्या बोलते हैं उसको, northern black polished ware, right? So basically this was the a kind of glossy shining type of pottery made from the fine fabric, right? So basically the question is asked, that NBPW is related to what? So basically you have to write that it is the 6th century BC second organization, a kind of ware, right? So it is important. Okay. Okay, it's not always black, right? This is also important, that NBPW is not always a black, right? As it name suggests, right? So this is important. You should remember this one, right? Always not a black. Okay, if South India, North India पाया जाता, no, it was also found in the South India. Another thing we have importance is the beginning of the use of the currency, right? So which type of currency they used to use? That is the punch marked coins, right? Punch marked coins were being used at that time, right? Another thing that, okay, along with the metal money, burnt bricks and the ring bells too appeared in the middle of the NVW phase. Okay, so this is not important, but this one is important. And currency also uses, okay, and not always black. Okay, this is important. Now coming to the, okay, now this one is important, that एक चीज़ यहाँ पर बसा, ये सेठ ही बोलते थे, डैट इज बिजनेसमैन को बोलते थे, अभी हम लोग सेठ बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल बिजनेस, एंड वसा जो था मर्चेंट क्लास, मर्चेंट स्टेट, राइट? तो बेसिकली फिक्स्ड लोकेलिटीज इन टाउन नोन एज वैसा, राइट? जहाँ पर हम लोग वास करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड वैश्य, है ना? तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि दैट मर्चेंट्स आर्टिसन जहाँ पे वास करते थे, बेसिकली आप ऐसे करते हैं, हम लोग बस्ती बोलते हैं ना, बस्ती बस्ती बोलते हैं जो कि रहने वाले हैं ना। तो बेसिकली सेठ जो थे जहाँ पे बसते थे उसको बसाज बोलते थे, वैसाज, है ना? तो वैश्याज, Vaishyas are the traders, right? Vaishyas, I know that they are the trading class. Vaishyas. Simply you can say Vaishyas, right? Vaishyas are the traders, the place where the traders used to live, right? That is called Vaishyas. So that is there. And now Uttar Pantha, Dakshin Pantha. So Dakshin Pantha, this is the basically important, that you have to remember this one definition. Northwestern cross the Indo-Gangetic plains to the port of Tamilpati on the Bay of Bengal region, and Dakshin Path is the southern India. It is stretching from the Patliputra in the Maga to the Paisthana in the Godavari, and connected to the ports on the western coast. This is the important, because this question has been asked, that Dakshin Path, what was the Dakshin Path, what was the Uttar Panth. So basically just remember that, that Uttar Panth was from the northwestern coast to the Tamilipti in the West Bay of Bengal, and Dakshin Path from the Magadh to the Patisthana in the Godavari. Okay, so this you can see the Takshila to the यहाँ पर, okay, and here you can see Patisthana. Okay,
नाउ कमिंग टू द, यहाँ पर हमने देखा था कि डैट क्वाइंस है ना, क्वाइंस का सत्यमान हम लोग गोल्ड कॉइन को बोलते थे. निशक वॉज जनरली यूज फॉर द टर्म क्वाइंस, राइट. ओके, पंच मार्क क्वाइंस बेसिकली हम यूज करते थे, ठीक है. एंड पंच मार्क क्वाइंस विद सर्टेन मार्क कौन थे, हिल थे, ट्री, बुल, फिश, एलिफेंट वगैरह बने होते थे, ठीक है. एंड कॉपर क्वाइंस, यहाँ पर ज़्यादा हम लोग सिल्वर कॉइन देखने को मिलता है, ठीक है. बट फ्यू नंबर्स कॉपर कॉइन्स ऑल्सो फाउंड. ओके, यहाँ वेतनिका जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि एक नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं. तो ये याद रखना कि वेतनिका वेज अर्नर्स को बोलते थे, ठीक है. ये टिपिकल विलेज होते थे बेसिकली, है ना, बिना पत्रिका में विलेजेस. ये आपको याद रखना है कि साल्ट मेकर को लोनकारा ग्राम बोलते हैं, जहाँ के सॉल्ट मेकर्स विलेज, ठीक है. लोनकारा जो साल्ट बनाते हैं, लोना लोना है ना. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अरामिका ग्राम. अरामिका क्या होते हैं, जो कि बॉर्डर वाले बॉर्डर विलेज होते हैं, ठीक है. अरामिका बॉर्डर विलेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो यहाँ पर रिच पिजेंट्स को क्या बोलते थे, गृहपति बोलते थे. ओके, एंड दास कमाकारों को, जो कि फील्ड वर्कर्स होते थे, उनको बोलते थे, ठीक है. दास से कमाकार, ठीक है. तो हमने कमाकर देखा था ऑलरेडी, दैट इज लेबरर्स. एंड दासा मीन्स जो कि फील्ड में काम करते थे उसको. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे वहाँ पर जो बेसिकली जो टैक्स था कितना था, 1/6 ऑफ दर प्रोड्यूस वाज पेड बाय द पीजेंट्स टू द एज ए टैक्स, ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट है. अब ब्रह्मदेय क्या था, ब्रह्मदेय वाज द गिफ्ट गिवन बाय द रूलर टू द ब्राह्मण्स, इज कॉल्ड ब्रह्मदेय, राइट. ओके, एंड एक होता है देव को देने वाला, देवादेय, है ना. कुछ ऐसा टर्म आएगा अभी, उसमें अभी नहीं आएगा. ये ब्रह्मदेव बेसिकली अभी टेम्पल का कॉन्सेप्ट तो था नहीं, तो यहाँ पर ब्रह्मदेव बेसिकली ब्राह्मण्स को दिया जाता था, ठीक है. ओके, राइस यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट फूड था इनका, ठीक है. राइस वॉज द स्टेबल प्रोड. एंड पैडी ट्रांसप्लांटेशन वाज ऑल्सो वाइडली प्रैक्टिस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. पैडी ट्रांसप्लांटेशन को जानते थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है. ओके, एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि जो मगध एम्पायर का जो सक्सेस था ना, एक और चीज़ वहाँ पे जो आयरन की अवेलेबिलिटी था, है ना, एसेस. आयरन से वो लोग काफ़ी टूल्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट वगैरह बना सकते थे, जिसके कारण वो लोग अच्छे से फाइट कर सकते थे ना. हाई क्वालिटी ऑफ आयरन, हाई क्वालिटी ऑफ बेसिकली दे कैन मेक द weapons, है ना, एंड दे कैन फाइट, है ना. सो दैट्स वाई दैट वाज ऑल्सो काइंड ऑफ, है ना. एंड अनदर थिंग दैट आयरन प्लॉफवेयर, है ना, आयरन वाज ऑल्सो देयर. तो आयरन से क्या हो सकता है, they can make iron plowware, and through that they can basically do the agriculture. They can clean the forest, and they can expand the agricultural land, and by that basically if the large land is there, so obviously you will be having the enormous productivity, agricultural production, and from there you can get the revenue. So that was also kind of a contribution to the prosperity of the Magad, right. Now if we talk about the administrative system, so महामत्रा और महामत्राज और अमात्याज बेसिकली कॉल मिनिस्टर्स, मंत्री, है ना. सेना नायक, ये इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा, ठीक है. यह याद है, ये इंपॉर्टेंट है. वत्सकरा ऑफ मगध वाज इनेबल्ड. ओके, ये जो नेम है ना वत्सकरा, है ना, वत्सकरा, ये देख सकते हैं, वत्सकरा ऑफ मगध, है ना. ही बेसिकली हु इनेबल्ड द अजासत टू कनकर द गणसंगा ऑफ वजी, राइट. तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट था. वत्सकरा जो था, इसने वजी के जो गण संघ थे, है ना, वहाँ पे गना का रूल होता था, उनको जीतने में अजातशत्रु को हेल्प किया था, ठीक है. तो याद रखना, ठीक है. ओके, ये हमने देखा था बलि. बलि का होता है वॉलेंट्री टैक्स देना, ठीक है. तो ये जो था बाद में कंपल्सन हो गया, ठीक है, कंपल्सरी पेमेंट बन गया था. ये वैदिक टाइम में क्या था, ये वॉलेंट्री देना पड़ता था बलि, लेकिन अभी जो नाउ ये बिकम द कंपल्सरी पेमेंट, राइट. और एंड स्पेशल ऑफिसर वाज कॉल्ड बलि साधकास, who were appointed to collect it, right. तो बलि साधकास जो थे अपॉइंट किए गए, who were responsible to collect this taxes, right. ओके, एंड पॉपुलर हम देखते हैं जो सभा समिति जो था ऋग्वैदिक पीरियड में, राइट, दे यूज्ड टू हैव द डोमिनेंस, बट नाउ बेसिकली दे गॉट डिसअपियर्ड, है ना. दे बेसिकली डिसअपियर्ड, एंड नाउ परिषद वाज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली, एंड द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर taking the decisions, and they were advising the kings, and kings were taking the decisions, right. So that was there. So basically Sabha Samiti disappeared, and instead a small
body called parishad, consisting of exclusively of the Brahmins, served as advisory council to the king, right? Okay. Now coming to the legal and social system. So if you talk about the legal and social system, तो what was there, right? तो हम देखेंगे basically that this period marked the origin of the Indian legal and judicial system. Earlier people were governed by the tribal law. पहले क्या था, ट्राइबल लॉ से गवर्न किया जाते थे, लेकिन अब जब किंग आ गया तो किंग क्या करेगा, बेसिकली ही विल इम्पोज सर्टेन लॉस, है ना, एंड दैट विल गवर्न द civil society, right? So basically that was there. Another thing that varna system and caste system basically got very rigid, right? So basically there's that untouchables were, they were supposed to serve the Dvija class constitute the Brahman, Kshatriya and Vaisya, right? So you have to remember this one also. Okay. And of course इसमें याद रखना है कि that crimes for the committed by the Sudras against the Brahmins were severely punished, है ना, क्योंकि जो crimes था committed against the Sudra were punished lightly. ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी जो था लॉज था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दैट लॉ वाज नॉट फेयर, बेसिकली इट वाज डिस्क्रिमिनेटरी, राइट? सो अनटचेबल्स वेयर punished severely, even for the small crime, but for the Brahmins or the upper class, the treatment, the operation was very lighter, right? So that is there. Okay. Civil and criminal law was administered by the royal agents who followed the retributive law. Criminal offenses were governed by the idea of revenge, right? A tooth for the tooth, an eye for an eye. तो बेसिकली हम लोग अभी देखते हैं क्या, हम लोग क्या है अभी जो है इंडिया में हम लोग कैसा रिफॉर्म, हम लोग कैसा लॉ फॉलो करते हैं, रिफॉर्मेटिव लॉ, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि दैट वी basically imprison the criminals, right? So they can be reformed, they also get education, they also get uh, skills in the jails, right? So that is kind of reformative law. But in the past, basically in the during the Janpada system, right? So there was retributive law, that is if you treat me like something, like, you know, if you kill me, so I will also kill you, right? So that was a kind of law prevailing the this period. Okay. Now this is not important, and patriarchal system already know that patriarchal system was there and women were considered subordinate to the men, right? So that was already there. Okay. Now again we can see that status women की बात करें, women की, तो they were basically they were, you know, low status उनका रहता था, ठीक है। and the endogamous caste system, है ना, particularly the endogamous caste system, basically they used to marry within the own caste, right? एंड समुद्र निकाय में देखा जाता है डैट, है ना, दैट इसमें एक स्टेटमेंट है बेसिकली, है ना, दैट कौशल का जो राजा था प्रसन्नजित, ही वाज वेरी मच वरी दैट he has only one daughter, he has only daughter and he did not have the son. So basically Buddha was consoling him, and this was the statement he basically uh, trying to say to deliver him that don't worry, she may prove better than a male offspring. जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि बेटे से अच्छा बेटियाँ अच्छा कर रही है, नो, दे आर मेकिंग देयर पेरेंट्स प्राउड, सो ही इज सेइंग द सेम थिंग टू द Prasenjit, right? So you can see that even not in the present time, even the past also, from the historically we can see that women were seen as the subordinate, they used to be seen as the as as not at par with the man, right? So that kind of situation was already there, right? Another thing we can see that Varna system basically was existing there, है ना। Okay, and as you saw that Sudra was supposed to serve the Dvijas, right? Brahman, Kshatriya, Vaisyas as a slave artisan जो भी है सर्व करते थे, ठीक है। So you can see that you can see the question right here. महामतराज क्या होते हैं? महामतराज हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, ओके। यहाँ बलि साधक क्या होते थे? गृहपति होता था, वेल्दी लैंडलॉर्ड एंड रिच मर्चेंट्स, है ना। सेठी क्या होता था? सेठी रिच मर्चेंट्स, ओके ओके, सेठी, ओके। बलि साधक टैक्स कलेक्टर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द PWL वाज फॉलोड बाय द NBW, ओके, ठीक है। द फर्स्ट कॉइन्स पंचमार्क कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, ठीक है। पंचमार्क कॉइन था, ठीक है, ये भी था। द मेन क्रॉप ऑफ द एज ऑफ महाजनपा वाज द व्हीट एंड बार्ली, नो। द व्हाट आर द राइस, राइट? तो 1 and 3, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये आपसे पूछा गया अंगा का चंपा होता है मगध का राजगृह,
कौशल का श्रावस्ती एंड काशी का वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे NBW फेज के क्या है। राइस वॉज द स्टेपल फूड एट पिजन्स न्यू अबाउट द पाइप ट्रांसपोर्टेशन, यस ट्रांसपोर्टेशन जानते थे। NBW was marked the beginning of the second urbanization, yes. Point bricks wearings were used in the, yes, all are correct, right? ओके, सिमिलरली आप ऐसा देख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे बिम्बिसार मैट्रिमोनियल अलायंस था, अजातशत्रु का एग्रेसिव पॉलिसी था, उदयन ओके, शशनाग शिफ्टे कैपिटल, ऑल आर करेक्ट है ना, 1 2 3 4, ओके। यहाँ देखेंगे बेल्ट मेटल रॉक एडिक्ट्स, ओके। रोस्टेड स्क्रिप्ट रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वन लाइन एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न इस्लाम, ओके, ठीक है, तो ये भी आपको देखने मिलता है, ऑल आर करेक्ट है ना। महाजनपदास के बारे में कौन सा था, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। So you can attempt this question, and as I've already discussed everything, right, these are very simple questions, okay, and that's all for today. Thank you so much.